शुरू। मुल्कराज आनंद, लाइफ इन लिटरेचर। टुडे वी डेल्व इनटू द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मुल्कराज आनंद। आज हम इनके वर्क, मुल्कराज आनंद के वर्क को जानेंगे, समझेंगे। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट। ठीक, सिंपली है। थ्रू हिज लिटरेरी आउटपुट, उनने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या दिया हमें। ही चैलेंज्ड कॉलोनियल नैरेटिव। चलो, ये इनका खास बात है कि ये चैलेंज कॉलोनियल नैरेटिव्स। मतलब उस समय अगर ब्रिटिश लोग जो ब्रिटिशर या इंग्लिश राइटर्स का जो बोलबाला था, उनको एक अलग टाइप की राइटिंग स्टाइल दे के इनने चैलेंज किया। मतलब ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया, इनने लिखा तो वो एक अलग ही छाप छोड़ी उसने। एंड ब्रॉट टू द फोर फ्रंट ऑफ रियलिटी, और जो वास्तविकता है उसका सामना कराया, ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज को। फिर अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। रूट इन पंजाब, born in 1905, मुल्कराज आनंद was raised in a सिख फैमिली। सिख फैमिली में पैदा हुए। कहाँ पे? पेशावर में। पेशावर आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। ब्रिटिश इंडिया, वेयर ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। इसी समय वहां पे उन्हें क्या ली? अर्ली एजुकेशन ली। ठीक। एकेडमिक परसूट्स, ही वेंट टू द स्टडी एट खालसा कॉलेज इन अमृतसर। वो खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर में उन्होंने पढ़ाई करी। ये आज के समय में बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। एंड लेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बाद में कहाँ पढ़े ये? लंदन। अर्निंग अ डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से ने अपनी मास्टर्स की। ठीक। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए जा पाए, और बोलने में भी, बातचीत में, सारी चीजों में एक्सपर्ट थे ही। फिर बात करें बिगिनिंग एज अ राइटर, राइटिंग की शुरुआत कब से की? अर्ली वर्क, हिज अर्ली राइटिंग करियर सॉ द पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे। इस बात को याद रखना, इनने शुरुआत कहाँ से करी थी? शॉर्ट स्टोरीज से। ठीक। जो कि स्टाइल हमारे चार्ल्स डिकेंस का भी था। स्टेबलाइज हिज वॉइस एंड इंट्रोड्यूसिंग हिज थीम, और अपने आवाज और इस थीम को इनने क्या किया? दुनिया को दिखाया। दुनिया को क्या ही दिखाएंगे, जो कंडीशन इंडिया में इंडियन सोसाइटी की देखी, और जो लोग नहीं जानते थे, उन्हें इससे अवगत कराया। कैसे करवाया होगा? देखो, बड़ी बड़ी सिटीज में रहने वाले रईस लोग गरीबों की रियल लाइफ को नहीं जान रहे थे। गरीबों की रियल लाइफ को लिखा, पढ़ाया। सबसे शानदार एग्जांपल है अपना अनटचेबल। ठीक। उस अनटचेबल को जब लोगों ने पढ़ा, इवन गांधी जी ने भी उसको पढ़ा था, उस वर्क को, और एक मैंने कुछ सलाह भी दी थी रिगार्डिंग, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वर्क इन 1935 ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवेल। ये उनकी पहली नॉवेल है, अनटचेबल, which captured him to recognize set the stage for his signature style। यही वो वर्क था जिसमें इनके लिखने का जो एक स्पेशल स्टाइल है ना, उसको इनको पहचान मिली, और जाने के मुल्कराज आनंद जो है एक राइटर है, और ये इसका लिखने का स्टाइल। बाकी इनने और भी आगे वर्क लिखे हैं, लेकिन इनका जो लिखने का स्टाइल है वो हर एक राइटर का ज्यादातर अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में इंडियन कॉन्टेक्स्ट की स्टोरी लिखना एक अलग ही बात है ना? तो ये इनने किया। चलो, ये जो बात है ना, द लीप्स एंड द बर्ड को लेके एक चीज है। चलो अभी बता रहे हैं। देखो, फिलहाल देखे मेजर वर्क, तीन ही मेजर वर्क है इनके, अनटचेबल, कुली एंड द टू लीव्स एंड द बर्ड। बर्ड मीन्स इन द सेंस भौरा। ठीक। पहला अनटचेबल, पोइग्नेंट पोर्ट्रायल ऑफ बाखा। हमारे इस वर्क का हीरो कौन है? बाखा। उसको शानदार तरीके से दिखाया गया, अनटचेबल मैन।
नेविगेटिंग सोसाइटल प्रेजुडिस। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक समाज में, एक सोसाइटी में कैसे कुछ लोगों को भेदभाव की नज़र से, प्रेजुडिस की नज़र से देखा जाता है। एंड पर्सनल स्ट्रगल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। और एक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो लोग किसी भी कास्ट का, जो पर्सनल स्ट्रगल है क्या होता है। अच्छा, बात करें पर्सनल स्ट्रगल की, तो इंसान खुद में ही लड़ता रहता है। देखोगे इंसान बहुत सारी चीजों के लिए खुद से स्ट्रगल करता है। उसी स्ट्रगल की बात की है। इस पूरे नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आपको वो ब्रिटिशर्स याद होगा, है ना, जो हॉकी देता है ना, पंडित अपना, और वो पंडित जो है वो अपना वर्चस्व बनाने में लगा रहता है। इतनी ही चीजें हैं। हाँ, क्या नाम होता है उसका, ठीक। अच्छा, अनटचेबल की बात करें हम, कुली। कुली से एक बात याद आई, इनके इस वर्क पे मूवी भी बनी है ना। कुली मूवी है ना, अमिताभ बच्चन वाली, उसको इसी से मतलब इसी से इंस्पिरेशन ली है उस मूवी, ठीक है। हाँ, वो जो है ना, वो गोविंदा की कुली से बनी, ये है ना कुली नंबर 1, उसी का कॉपी है वो वरुण धवन वाली। ये जो मेयर है ना, हमारे हमारे गोविंदा और इनने अमिताभ बच्चन ने किया है। फिर बात करें, ग्रिपिंग अकाउंट ऑफ हार्डशिप फोकस बाय यंग मैन। यंग व्यक्ति अपनी लाइफ को किस हार्डशिप से जीता है, उसको फोकस करके ये नोवेल लिखी गई। का नाम होता है मुन्नू। एज ही वर्क वे थ्रू लाइफ एज ए लेबरर इन द कॉलोनी। वो अपने उसी स्टेशन पे, उठा कर ले आओ, उठा कर ले आओ। तो एक कुली की लाइफ में क्या स्ट्रगल होते हैं, उसको दिखाने की एक छोटी सी कोशिश इसमें। और स्पेशली कॉलोनियन एरा में, उस टाइम पे क्या होता था, लेबरों की तो हालत ही खराब थी। इज्जत तो भूल जाओ, कुत्ते जैसे ट्रीट करना है, दूर रहे। ठीक है, अपन कुली की बात कर रहे थे, है ना, कि वर्किंग क्लास के स्ट्रगल को बताया। और उस समय सही में कुली कुली लोगों की हालत खराब थी। जो तनख्वाह, उनका जो वेतन था ना, मतलब उनको जो पैसे मिलते थे, वो बहुत बहुत कम हुआ करते थे। जिस जिसकी सबसे बुरी हालत है वही लोग कुली का काम करते थे, इस पे लिखा गया। ठीक, फिर बात करें टूलिप्स एंड द बर्ड, अ कंपेलिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ टी प्लांटेशन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया। टी प्लांटेशन इंडस्ट्री, जो चाय बनाने वाली इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में वर्कर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, पूरी कहानी आपको इस तुम कहोगी कि चाय बनाने की फैक्ट्री में काम ही तो कर रहे हैं, क्या ही अलग कर रहे हैं, आओ हम तुम्हें अलग दिखाएं। उस समय पता है क्या होता था, अगर आपको इंडिया के किसी कोने से असम के वहां काम करने भेज दिया गया ना, तो आप कभी घर नहीं आ पाते थे लौट, समझे। हाँ, बिल्कुल, बहुत खतरनाक स्थिति थी। तो उस पूरे सीन को इस वर्क में दिखाया। हाँ, बिल्कुल।
उनकी जिंदगी खराब ही होती थी। वो जो चाय का बागान देखने में जितना सुंदर दिखता है, बहुत जहरीला होता है। कीड़े मकोड़े, काम करने वाली लेडीज, इस वजह जेंट्स, सब भगवान भरोसे ही काम करते हैं। हालांकि हर काम रिस्की है, लेकिन बताया कि उसकी उनकी स्थिति क्या थी। देन फोकसिंग ऑन द लाइफ्स ऑफ वर्कर एंड देयर स्ट्रगल ऑफ जस्टिस। सही है, उन लोगों की स्थिति क्या थी और वो लोग न्याय के लिए कितने लड़ रहे थे। चलो, थीम्स इन मुल्कराज आनंद वर्क, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के प्रति उनने हमेशा से कदम बढ़ाया और हमेशा लिखा। उनके वर्क्स में ये बात हमेशा दिखती है। आनंद वर्क्स fiercely advocating for the social justice, particularly for the marginal community of India. Marginal community in the sense, जो लोग अछूत हैं, जिन लोगों को मार्जिन पे रखा गया है। मार्जिन पे कौन से लोगों को रखा रखा जाता है? छोटी जात के लोग, चमार, भंगी, मेहतर, बसूर की लाइफ कैसी है, उनको इनने अपने वर्क्स में उजागर किया। और सबसे शानदार अपना तो अनटचेबल में सबको ले लिया इनने। ठीक, फिर देख ले कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समाज और आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। उस समय एक इंसान की कोई पहचान नहीं होती थी। ये सही भी है। कैसे पहचान नहीं होती थी? तो एक इंटरेस्टिंग सीन बताए। हाँ, रियल इंसिडेंट बता रहे हैं। हमारे जो नाना थे ना, वो लोग ब्रिटिशर लोगों को, ब्रिटिशर्स को उनने देखा है अपने गांव में आते हुए। तो एक तो, हाँ नहीं, नल तो ठीक ही है। एक बार तो हमारे नाना में से 2 डंडा पड़े थे। वे बताते, हमसे गलती जा हो गई थी, हमने भाई देख लो। निकलना था, नियम ये था कि मुझे गर्दन नीचे, गन न कहीं उठाई थी। सिर्फ गर्दन उठाने पे। फिर तो वही देखो तो बस एक बार, बाकी देखने तो का साहब कैसे होते, गोरो साहब ऐसा होता है। आते थे तो 1 महीने पहले से तैयारियां होती थी, कोई साहब गुजर रहा है यहाँ से, सिर्फ गुजर रहा है। समझ गए? तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने ही हमें गर्दन नहीं ऊंची करने दी। ब्राह्मण के बराबर ही ये लोग भी मानते थे खुद को, और ब्राह्मणों ने ही बड़ा चढ़ा के रखा था कि हम लोग भी बड़े लोग हैं, और ये लोग जो आए हैं गोरे लोग, ये भी बड़े ही लोग हैं। तो साले तुम छोटी जात के, तुम लोग तो गर्दन उठाओगे ही नहीं। तो एक इंसान की आइडेंटिटी खो गई थी, कोई पहचान नहीं थी। बहुत सारे लोग, हमारे नाना लोग, जीवन निकल गया उनका काम करते करते दूसरों का, तब जाके थोड़ी सी जमीन बना पाई थी। हालांकि फिर उसके बाद उन्होंने काफी जमीन खरीदी है। कैसे खरीदी है? माल गुजारों के यहाँ काम कर करके। अब तुम कहोगे माल गुजार कौन? जो वो होते ना, क्या नाम उनको, जमींदार। तो उन लोगों के यहाँ काम। चलो आगे बढ़े। ही एक्सप्लोर द डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी इन रैपिडली चेंजिंग इंडिया। कैसे समाज और व्यक्ति की पहचान चेंज हो रही थी। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एंड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के सेंस में और कॉलोनाइजेशन के सेंस में चीजें कैसे चेंज हो रही थी। अच्छा, कॉलोनाइजेशन से की हम बात करें तो उस समय पे एक चीज थी कि कॉलोनियल इंडिया में जितना लोग दब रहे थे उतना ही कुछ चेंजेस भी हो रहे थे। कैसे चेंजेस हो रहे होंगे? मतलब चीजें, नई नई चीजें आ रही थी। समझ गए? हाँ, नई नई चीजें आ रही थी। जैसे देखो, विदेशी कपड़े आ रहे थे,
कुछ मशीनें आ रही थी। पहले लोग अंधेरा बुझाने के लिए क्या करते थे, आग ही जलाते थे या दिया जलाते थे, ठीक है ना? लेकिन अब लालटेन आ गया। उस समय लालटेन किसी के घर में होना बड़ी बात थी, समझ गए? अरे लालटेन जब आदमी रात रात में लेके निकलता था ना, सीधे मुंह बात नहीं करता था, कहना अपने पास, क्या समझ? क्योंकि वो क्या है, टेक्नोलॉजी थी। कैसी टेक्नोलॉजी समझो? सबके दिया हवा में बुझ रहे, इनको दिया नहीं बुझ सका। है ना इंटरेस्टिंग बात? इनका दिया नहीं बुझेगा। खेत में अगर लालटेन लेके पहुंच गए तो लम्बड़दार दो जने तो वहां पकड़ में लखे रखे देते, है ना? ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला और आई। तो ये था कॉलोनियल एरा का डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन। ठीक। फिर हम बात करें पोर्ट्रायल ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। पहली बात हम बात करें प्रिविलेज की। प्रिविलेज मतलब कहलाता है किसी भी चीज को प्रमुखता देना, है ना? तो यह क्या है, पोर्ट्रायल मतलब अंडर प्रिविलेज, प्रिविलेज के अंदर क्या चीज मतलब प्रिविलेज के आंतरिक पहलू को बताया, है ना? आंतरिक अधिकार, आंतरिक एक अधिकार, प्रिविलेज मतलब एक अधिकार। तो उसको कैसे दिखाया? तो अनटचेबल, ही fearlessly exposed the plight, plight मतलब होता है दुर्दशा, ठीक, ऑफ द अनटचेबल, अनटचेबल की, highlighting their social exclusion and the injustice they faced। कितना अन्याय वो लोग झेल रहे थे। हमने पूरा वर्क अपन ने देख लिया, इतनी ज्यादा नाटक। तो इस कहानी से इंसिडेंट बताएं, हमें कुछ कुछ इंसिडेंट याद आ रहे हैं। हम हालांकि कुछ तो बता चुके हैं, कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये वहां पे डोभी में आज भी छुआछूत हुआ। हम अब भी घूम के कुछ जो कुछ दुकानदार ऐसे हैं, आपको अगर उनकी दुकान से सामान लेना है तो आपको कोटा के बाहर से लेने पड़े। अपने चमारों में कचुमुरी मुरा बहुत उच्च दंड हैंगे, ये भी मालूम का सामान लेने पैसे ही फेंक कर दे, समझ गए? मजा ले लेते हैं। दूसरी में जाने ही नहीं, हट अकेलो का। ठीक है, नहीं जैसे को तैसा, ये रियलिटी है। लेबर एंड वर्कर्स की कंडीशन, he gave the vice as an experience of labor and work, depicting their exploitation and their fight for their treatment। जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, ये पूरा हमें इनके वर्क्स में दिखेगा ना? क्योंकि देखो, कहते हैं ना, हर इंसान एक सा नहीं होता। कैसा हर इंसान एक सा नहीं होता? कछु कछु गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि साले तुम्हें कुत्ता ही समझ रहे हो, बता रहे हैं हम तुम्हें, रोको, कुली में आपको दिखेगा ऐसा, ठीक? साले अब तुमको निपटाई का ही मानेंगे हम। तैयारी चल रहा है, बस इतने ज्यादा नहीं सह सके। उसी मूवी का एक सीन देख लेना। पुरानी मूवियां उस समय को दर्शाती हैं, ये तो साहित्य और मूवियां एक ही है। मूवीज भी एक साहित्य है, क्योंकि कभी लिखी जाती है कहानी, फिर आपको उस पर चलचित्र पे दिखाया जाता है, सिनेमा पे, समझ गए? थर्ड इसमें आता है अनटचेबल लेबर वर्क्स, और के बाद आता है रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण जनता। स्थिति थी ग्रामीण जनता की, ग्रामीण जनता की स्थिति के बारे में अगर बात करें
देखो, रूरल कम्युनिटी की बात करें तो आज भी इंडिया की 70% लोग गांव में रहते हैं। उस समय 90% रहते थे। कितना परसेंट? 90%। 90% का मतलब ये है कि आपको सिटी तो गिनती की ही देखने मिलेगी, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? गांव। अच्छा, और गांव में सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी हुआ करती थी, आपने अनटचेबल में देख लिया। अब इसके अलावा और खास क्या है वो सुन लो। उन सिस्टमों के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था। सबसे बड़ी चीज, कोई नया व्यक्ति अपना नया ज्ञान लेके वहां जाके होशियारी नहीं झाड़ सकता। गांव को प्रधान पिछले 5 पीढ़ियों से प्रधान वही बनाता रहो, वही प्रधान रहेगा। कोई नया व्यक्ति प्रधान, समझ गए? डर का माहौल रहता था। एक गांव में रहने वाला एक आदमी कभी इस बात को लेके तो कह ही नहीं सकता था कि हम नहीं माने तुम्हारे नियम वो है। मतलब उनकी बोली गई बात पत्थर की लकीर है। अगर उनने कह दिया, पंडित जी ने या जमींदार साहब ने कह दी कि तय आज के बाद इतना रहे, उतना ही रहिए, कह रही है उतना ही। एक वजह छोटी जात को है ना, गांव में रहे वैसे पाप आत है और गांव का जो अपशकुन होत है। हाँ, बैठो अभी ठीक। तो तेरो भलो जई में है, तेरो और गांव को भलो, कहता बाहर रहे, अभी चुप रहो, अभी देंगे हम, वहीं जाओ। नहीं उसके बोला जाता था कि तेरी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो रहा हो, तो पापी पैदा भाव है ना। तो ऐसा बोला जाता था और वो व्यक्ति खुशी खुशी स्वीकार करता था, हाँ मालिक मैं उतना ही रह लिया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं पापी ही पैदा भाव ना मैं। ना, अब तो पापी पैदा भाव तो तेरी गलती नहीं हुआ, मैं तो यही पापी रहना पड़ेगा गांव से बाहर। मतलब, और बचपन से ये भर दिया जाता था कि तू छोटी जाति का तो तू छोटा ही है, पढ़ना तो दूर की बात, क्या ही बोलो, कोई भी चीज तेरा फिक्स है। बच्चा पैदा हो गया उसको उसी काम में लगाया जाता था, भले ही चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, करते आए, बिल्कुल वही लगाया जाएगा, उसकी बुद्धिमत्ता की कोई कदर नहीं। ये पढ़ते हैं, अगर हम खेत में मजदूरी करत आए तो वही करें हम। कि पापा सूबेदार थे, पुलिस में थे, अंग्रेजों के उसमें। तो उनने कहा कि नहीं, मैं तो अपने मोड़ा पढ़े हूँ, कहा पढ़े हूँ। तो ब्रिटिशर को देखा, कहा मुझे पढ़े लिखे हैं, हमारी बात समझ में ढा ली। अच्छा, इंटेलिजेंट थे, पढ़ भी गए। तो जो कुछ राजा महाराजा थे वो छूत नहीं मानते थे, तो कहा तेरा बच्चा होशियार है, बाहर भेज, बाद में आके हमारे लिए काम करेगा। तो गुजरात बड़ौदा के जो किंग थे ना, उनने अम्बेडकर को बाहर भेजा, और अम्बेडकर ने भी सम्मान से पढ़ने गए और आके उनकी सेवा की, मतलब उनके यहाँ अकाउंटेंट का काम किया। राजा ने अपने स्वार्थ के लिए भेजा, पढ़ा, बस फिर तरक्की हो गई उनकी। ठीक, ये इसको अपन खत्म करते हैं, कल से देखते हैं।